बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है प्यूरिटन एज। और प्यूरिटन एज के अंदर जो मोनार्की है ना, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टुअर्ट फैमिली जो है वो हुकूमत संभालती है इंग्लैंड की। एलिजबेथ ट्यूडर, एलिजबेथ वन, जब वो उसकी डेथ होती है तो उसकी कोई औलाद तो होती नहीं है। तो इस वजह से जो क्राउन है, जो किंगशिप है, वो किधर चली जाती है? स्टुअर्ट फैमिली के पास। क्यों? आपने पढ़ा होगा, मैरी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। तो वो जो है ना वो नीस थी किंग हेनरी एट्थ की। ठीक है, जो किंग हेनरी है उसकी जो सिस्टर थी, उसने उसका नाम था मार्गरेट। ठीक है, उसने स्कॉटलैंड के किंग जेम्स फोर के साथ शादी की थी। फिर आगे जेम्स फोर की जो बेटी थी, मैरी क्वीन, फिर आगे उसका जो सन था जेम्स वन, जो कि बेसिकली जेम्स वन जो है वो नीस का बेटा था किंग हेनरी एट के। ठीक, वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, किंग हेनरी एट जो कि फादर था एलिजबेथ क्वीन का। उसकी जो सिस्टर थी मार्गरेट, जो कि आंट थी क्वीन एलिजबेथ की, उसने शादी की स्कॉटलैंड के किंग के साथ। और वो उस वक्त जो किंग था वो था जेम्स फोर स्कॉटलैंड का। और फिर आगे उनकी एक बेटी थी मैरी वन, और मैरी जो क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड थी उसका आगे जो है ना बेटा था जेम्स वन। ठीक है, तो ये ब्लड लाइन जो थी, ये बेसिकली ब्लड लाइन ट्यूडर फैमिली से मिलने की वजह से, जब एलिजाबेथ का कोई अपना वारस नहीं था, सॉरी वायरस नहीं, वारस नहीं था, तो फिर जेम्स वन को जो है वो बुलाया गया और उसको किंग बना दिया गया, किसका? इंग्लैंड का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है कि ये जो किंगशिप है वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड क्यों चली गई। क्लियर है यहाँ तक, शमसा? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, स्लाइड है सॉरी, जेम्स वन की बात करते हैं। अब जेम्स वन जो है ना, जब क्वीन एलिजाबेथ उसकी डेथ होती है 1603 में, तो जेम्स वन जो है वो आके किंग बन जाता है इंग्लैंड का, जो कि खुद प्रोटेस्टेंट होता है। लेकिन उसकी जो वाइफ है एन, शी वॉज अ कैथलिक। वो एन ऑफ डेनमार्क, वो कैथलिक थी। और जो किंग जेम्स वन है वो प्रोटेस्टेंट था, और वो बिलीव करता था डिवाइन राइट ऑफ किंग्स का। वो जो डिवाइन थ्योरी थी ना, कि किंग जो है ही इज द डिप्टी ऑफ गॉड टू रूल ओवर द पीपल। वो नाइब है, ठीक है, और उसके पास डिवाइन राइट है टू रूल। ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल, ही वॉज वेरी मैन ऑफ लेटर्स। ओके जी, उसने काफी सारी बुक्स लिखी, पोइट्री वगैरह, उसने आर्ट को प्रमोट किया, लिटरेचर में उसने कंट्रीब्यूशन की। और इसके अलावा जो वाइक्लिफ है, ठीक है, और जो टेंडल है, इन्होंने बाइबल्स को ट्रांसलेट किया था। तो इनकी जो ट्रांसलेशन है बेसिकली वो इंग्लिश में थी, और आगे किंग जेम्स ने एक और बाइबल जो है वो लिखवाई, यानी कि अरेंज करवाई, दिया उसको। ठीक है, उस पर बात करते हैं। अब ये जो बाइबल थी किंग जेम्स की, इसने बेसिकली, ये क्वेश्चन आता है कि कितने स्कॉलर थे जिन्होंने वो बाइबल को तरतीब दिया? 47 स्कॉलर्स। इसने अपने मुल्क के जो सबसे अच्छे मुस्तनिद स्कॉलर्स थे, ऑथेंटिक, 47 स्कॉलर्स को इसने इकट्ठा किया। फिर उसकी आगे छः मजीद उनकी ग्रुप्स बनाए। ठीक है, उनको डिवाइड किया छः ग्रुप्स के अंदर, और उन्होंने एक बाइबल को तरतीब दिया जो कि बड़ी एक मुस्तनिद बाइबल कंसीडर की जाती है, जिसको फिर किंग जेम्स बाइबल कहा जाने लगा। और ये पब्लिश कब हुई? 1611 के अंदर, 1611 में। ठीक है, और जो बाद में जॉन बनियन है जिसने पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखी, जो कि रिलीजियस एलिगरी है, वो भी इसी किंग जेम्स की बाइबल पर मुश्तमिल है। आई मीन टू से कि उसका जो थीम वगैरह है वो इसी बाइबल से मिलता जुलता है, इसी से उसने उसको, यानी कि आपके उसका जो सोर्स है, उसकी जो वर्क का है, वो किंग जेम्स की बाइबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि जॉन बनियन की जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है उसका सोर्स क्या है? ठीक है,
तो वो है किंग जेम्स की बाइबल। और किंग जेम्स की बाइबल बाइबल जो है वो कब कंप्लीट हुई? 1611 में। कितने स्कॉलर्स थे जिसको इन्होंने लिखा? 47। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे चलते हैं। चार्ल्स फर्स्ट। एक और चीज, हाँ, जेम्स वन जो है उसने रूल किया 1603 से लेकर 1625 तक। तो अब इसकी जो एज है इसको जैकोबियन एज क्यों कहा जाता है? जेम्स को बेसिकली लैटिन के अंदर जैकब कहा जाता है, और जैकब से आगे फिर एडजेक्टिव बन जाता है जैकोबियन। ठीक है, इसलिए इस एज को जो है वो जैकोबियन एज कहा जाता है। चार्ल्स फर्स्ट कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज जो है वो स्टार्ट होती है चार्ल्स फर्स्ट के रूल से। 1625 में ये किंग बनता है और 1469 तक ये किंग रहता है। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। चार्ल्स फर्स्ट जो है वो जेम्स वन का बेटा था। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैरोलाइन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ल्स का लैटिन बनता है कैरोलस, और कैरोलस से आगे एडजेक्टिव बनती है कैरोलाइन। इसने फ्रेंच कैथोलिक वुमन से शादी की, इसके बाप ने डेनमार्क कैथोलिक लेडी से शादी की। तो इसी तरह ये भी प्रोटेस्टेंट था, लेकिन वाइफ इसकी कैथोलिक थी। और इसके जो वो डिवाइन रूल था उस पे ये भी बिलीव करता था। और इसने क्या किया, अगर हम बात करें ना जेम्स वन की, तो बेसिकली वो बंदा भी जो फॉरेन अफेयर्स थे उसमें पार्लियामेंट के बिना ही सम टाइम वो डिसीजन लेता था, पार्लियामेंट को नहीं इन्वॉल्व करता था। तो वहां से थोड़ी बहुत जो है वो स्पार्क स्टार्ट हो गए थे सिविल वॉर के या प्यूरिटनिज्म के। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद ये जो चार्ल्स फर्स्ट है इसने भी तकरीबन अच्छा, जो जेम्स वन है उसको वाइज फूल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, उसको वाइज फूल भी कहा जाता है। इसके अलावा कोई और पॉइंट तो नहीं है उसके हवाले से, अगर हुआ तो मेरे ज़हन में आया तो बता दूंगा। बहरहाल वाइज फुल किसे कहा जाता है? जेम्स फर्स्ट को। तो पार्लियामेंट को इसने भी 11 ईयर्स तक जो है विदाउट पार्लियामेंट इसने हुकूमत की। और उसके बाद जो ये बंदा इतना एक्सपर्ट नहीं था पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर, अफेयर्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल था इसका, उसके नतीजे में फिर एक सिविल वॉर जो है वो शुरू हुई। सिविल वॉर कब शुरू हुई? 1642 के अंदर। ये क्वेश्चन आता है। सिविल वॉर 1642 के अंदर आई। तो थिएटर कब बंद हुए इंग्लैंड के अंदर? वो भी 1642 में बंद हुए। ठीक है, ये किसके दौरान था? बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ द क्राउन, जिसे द कैवलियर्स कहा जाता था, जो किंगशिप्स को सपोर्ट करते थे। द सपोर्टर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि राउंड हेड्स कहा जाता था जिनको। हाँ, वो पॉइंट याद आ गया। एक है गन पाउडर। एक प्लॉट था, एक इंसिडेंट था। गन पाउडर बेसिकली किंग जेम्स को उड़ाने के लिए एक धमाका करना था, जो कि लीक होगी वो प्लानिंग। तो उसके बाद जिसने वो गन पाउडर का प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसका सर कलम कर दिया गया था। ठीक है, तो गन पाउडर किससे रिलेटेड है? किंग जेम्स वन से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा जी। तो एक और क्वेश्चन, जो क्राउन को सपोर्ट करते थे उनको कविलियर्स कहा जाता था, जो कि पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे उनको क्या कहा जाता था? राउंड हेड्स। अच्छा, 1642 में 1642 में जब सिविल वार स्टार्ट होती है तो ये सिविल वार तकरीबन 7 साल तक जारी रहती है। इन 1649 सिविल वार जो है वो एंड होती है, क्योंकि जो चार्ल्स फर्स्ट था वो कैप्चर हो जाता है। और उसके बाद उसको लंदन टावर में से भेजा जाता है। और उसके बाद आफ्टर दैट ही वाज बिहेडेड। उसको पब्लिकली जो है एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और इट वाज द ओनली पब्लिक एग्जीक्यूशन ऑफ अ मोनार्क। किसी भी बादशाह की पब्लिकली ये पहली डेथ थी, सर कलम था। ठीक है, हाँ, देन दे फॉलोड 10 years ऑफ कॉमनवेल्थ पीरियड। फिर उसके बाद जो पीरियड आता है उसको कॉमनवेल्थ जो है पीरियड कहा जाता है। और ओलिवर क्रॉमवेल ने फिर इंग्लैंड का चार्ज संभाला एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। ओलिवर क्रॉमवेल ने कैसे चार्ज संभाला? एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। फिर इस पीरियड को प्रोटेक्टोरेट भी कहा जाता है। इट वाज हेडेड बाय द प्यूरिटन एंड लीडर कौन था? ओलिवर क्रॉमवेल। इसकी अपनी लगभग जो आर्मी थी वो 10,000 थी। तो सिविल वॉर में इसने प्यूरिटन का साथ दिया और किंग को शिकस्त हुई, किंग कैप्चर हुआ, उसको सर कलम कर दिया गया।
फिर जब क्रोमवेल की डेथ होती है, उसका सन जो है रिचर्ड, वो उसको सक्सीड करता है, और जस्ट 1 साल के अंदर ही वो लोग जो हैं वो देख चुके होते हैं कि भाई हम जो है ना वो मोनार्की के लिए ही बने हैं, हमारी जो नेशन है उसको मोनार्की की जरूरत है। ठीक है, वो प्यूरिटन जो एक सिस्टम था सारा का सारा, उससे वो फेड अप हो चुके थे। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने फिर दोबारा से कोशिश शुरू कर दी। जो चार्ल्स फर्स्ट था उसका बेटा था एक चार्ल्स सेकंड, और चार्ल्स सेकंड जो है उसको एग्जाइल, वो एग्जाइल में था, वो यहाँ से निकाल दिया गया था और वो फ्रांस चला गया था। ठीक है, फिर 1660 में इसका जो बेटा है चार्ल्स सेकंड, जो कि बड़ा था, जेन में रखिएगा, इस पॉइंट को दोबारा सुन लें, किंग जेम्स वन, जो कि स्कॉटलैंड का उस वक्त किंग जेम्स सिक्स था, वहां पे छठा था, यहाँ पे पहला बना। किंग जेम्स के बाद उसका बेटा बना है चार्ल्स फर्स्ट। अब चार्ल्स फर्स्ट के आगे दो बेटे थे, एक का नाम था चार्ल्स सेकंड जो कि बड़ा था, और उसके बाद दूसरे का नाम था जेम्स सेकंड। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि किसका किसके साथ क्या रिश्ता है। तो ये मैंने क्लियरली आपको एक चीज बता दी है कि इनके आपस में क्या रिश्ते हैं। ठीक है, 1660 में फिर उसका जो बड़ा बेटा है उसको बुलाया गया और दोबारा से जो है मोनार्की को रीस्टेब्लिश किया गया। चार्ल्स सेकंड जब ये आया 1660 से 1685 तक, ठीक है, इसकी हुकूमत है। He was crowned in the year of his return to England from France. The country was delighted to have a king again and threw off the strictures of the Puritans. चार्ल्स जो इसने हुकूमत की थी उसको द रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि मोनार्की दोबारा रिस्टोर हुई थी इस वजह से। और ये कितने साल का पीरियड था? 25 ईयर्स। ठीक हो गया जी। अब जब ये वापस आया तो जो फ्रांस का कल्चर था वो थोड़ा सा, आप कह लें कि बहुत ज्यादा, एक होते हैं हम लोग, एक मिडिल क्लास वाले, एक होते हैं लिबरल। हाँ, तो उनका थोड़ा सा ना ओपन था सिस्टम, लिबरल किस्म का था उस वक्त। ठीक है, प्यूरिटन तो बहुत सख्त थे। तो थिएटर भी बंद हो गए थे, तो थिएटर जब 1642 में बंद हुए तो रीओपन कब हुए, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 1660 में दोबारा से थिएटर रीओपन हुए। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जितने भी ड्रामे परफॉर्म किए जाते थे उसमें जो फीमेल्स के कैरेक्टर होते थे ना, फीमेल के, वो मेन ही परफॉर्म करते थे, गेटअप वगैरह करके, कॉस्ट्यूम, लेडीज का कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करके, मेकअप करके। तो वो सारा क्या होता था, वो मेन ही फीमेल का करेक्टर जो है परफॉर्म करते थे। तो अब जब चार्ल्स सेकंड है उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है फीमेल्स ने स्टेज पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब ये वापस आया फिर दोबारा प्लेज, बॉल, स्पोर्ट्स, हर चीज जो दोबारा उसका आगाज हुआ। ठीक है जी। और इसने दोबारा, जिस तरह एक टॉलरेंस थी बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड बिटवीन कैथोलिसिज्म इन द इरा ऑफ एलिजाबेथन, ठीक है ना, तो क्वीन एलिजाबेथ वन की एज के दौरान जो एक टॉलरेंस का एक फिजा थी, बिल्कुल इसने भी वही कोशिश की कि रिलीजियस जो टॉलरेशन है उसको बरकरार रखा जाए। ठीक है, लेकिन इसका जो भाई था जेम्स सेकंड, वो कैथलिक था, तो उसने फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की। जब इसकी डेथ होती है 1685 में, उसके बाद इसका जो भाई है जेम्स सेकंड, वो एक कैथलिक था। ठीक है, और वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था अमंग द पार्लियामेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हम मुस्लिम हैं और कोई भी अल्लाह ना करे कादियानी किसी बड़ी पोस्ट पे आता है तो हम लोग शोर मचाते हैं, राइट, और मचाना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, जेम्स सेकंड जो है जब ये आता है, ये तो कैथलिक था, लेकिन जो पब्लिक है वो क्या थी, वो प्रोटेस्टेंट थी। तो इसलिए दोबारा से वंस अगेन एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, और जो इश्यूज हैं गवर्नेंस के वो भी दोबारा पैदा होने शुरू हो गए। तो आखिरकार इवेंचुअली पार्लियामेंट आस्क्ड जेम्स प्रोटेस्टेंट डॉटर मैरी, इसकी जो बेटी मैरी, उससे फिर पार्लियामेंट ने बुलाया और उसे कहा कि आप आए और अपने फादर की जगह पे हुकूमत करें। ठीक है, अब वो जब आई तो उसके हस्बैंड का नाम था विलियम। वो दोनों आए और उन्होंने समझा समझू कर जेम्स सेकंड को वहां से निकाल दिया, वहां से भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया? फ्रांस में।
तो ये एक रेवोल्यूशन आया था, इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्यों? कि जो बादशाही है, जो किंगशिप है, जो थ्रोन है, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाता है। यानी कि जो किंगशिप है वो जब भी कोई लेना चाहे, जैसे आजकल पाकिस्तान में वजीर आजम जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, राइट? पावर सबसे ज्यादा किसके पास है? वजीर आजम के पास, हमारी तरफ पाकिस्तान में। तो फिर क्या होता है, जब एक वजीर आजम की हुकूमत होती है तो दूसरी अपोजिशन पार्टी में अपना पूरा सर से एड़ी तक का जोर लगा रहे होते हैं कि हमने इसकी हुकूमत को फ्लॉप करना है और खुद ओवरटेक करना होता है। चाहे वो इमरान की हुकूमत हो तो नून लीग वालों ने बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट की, अब नून की है तो वो कर रहे हैं। ओवरऑल इस बहस में नहीं पड़ना, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो जब अभी इन्होंने एक दूसरे को टेक ओवर किया तो कितना दिन रात एक ही खबर थी टीवी चैनल्स पे। इसी तरह जब इन्होंने जेम्स सेकंड को हटाया तो किसी किस्म का कोई कत्ल नहीं हुआ, कोई फाइट नहीं हुई, बिल्कुल सादगी के साथ विद डायलॉग्स जो है मसला हल हो गया, और किंगशिप जो है वो उसकी डॉटर मैरी और उसके हस्बैंड विलियम के पास चली गई। ठीक है, इसलिए इसको द ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये पूछा भी जाता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब आया और इसको क्यों कहा जाता है, या फिर इसका सेकंड नाम क्या है? इसका सेकंड नाम है ब्लड लेस रेवोल्यूशन। ब्लड लेस रेवोल्यूशन इसीलिए कहा जाता है कि इसके अंदर कोई मार पिटाई, कोई जंग जदल, सिविल वार कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है जी। और इसके बाद पार्लियामेंट ने ये फैसला किया कि आफ्टर दैट नो कैथलिक कुड बी द मोनार्क। विलियम थर्ड एंड मैरी सेकंड, इसको मैरी सेकंड कहा जाता है क्योंकि मैरी वन जो है वो एलिजाबेथ की सिस्टर थी, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, विलियम थर्ड एंड मैरी सेकंड जो है ये बनते हैं, ये कंट्रोल संभालते हैं इंग्लैंड का 1689 से 1702 तक। मैरी जो है उसका हस्बैंड जो है वो डच है। ठीक है जी। और ये दोनों मिलकर इसको डुअल मोनार्की के तौर पे इस इंग्लिश हिस्ट्री में जाने जाते हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर इसका जो है ना गवर्नेंस को संभाला था। ठीक है जी। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ये मैंने पहले बता दिया है। और इसने ये भी साबित किया, इससे ये भी उन्होंने मतलब फैसला लिया, डिसीजन लिया कि नेक्स्ट टाइम जो भी है किंग वो प्रोटेस्टेंट होगा, और ब्रिटेन वुड बी अ प्रोटेस्टेंट कंट्री। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, जो फॉलोअर्स थे किंग जेम्स सेकंड के आयरलैंड के अंदर, इन लोगों ने मिलकर फिर एक रिबेलियन की शक्ल इख्तियार कर ली और इन्होंने अटैक किया, जिसमें आयरलैंड के वो सारे जो है इनको शिकस्त हुई। ठीक है, इसको द बैटल ऑफ द बाइन कहा जाता है। इन 1689 ये जो जंग है वो लड़ी गई थी। ठीक है। और उसके बाद दोबारा से जो जेम्स वन ने जो कोशिश कर रहा था कि अपनी थ्रोन को वापस हासिल करने के लिए, उसको शिकस्त हुई और फिर वो भाग जाता है फ्रांस की तरफ हमेशा के लिए। विलियम एंड मैरी हैड नो चिल्ड्रन। जब इनकी डेथ होती है तो मैरी की जो सिस्टर है एन, वो क्वीन बन जाती है। अगर आपने शमस सीने की पोएम्स पढ़ी हो ना तो आपको वहां पे वो नजर आएगा, वो जो प्रोटेस्टेंट का जुल्म था उन पे, कैथलिक पे आयरलैंड के अंदर, तो वहां पे उसकी पोएम्स के अंदर आपको ये सीन सारे नजर आएंगे। क्वीन एन वन, जो मैरी है उसकी ये सिस्टर थी और जेम्स सेकंड की ये डॉटर थी। ठीक है जी। और इसने जो हस्बैंड, इसका जो हस्बैंड है जॉर्ज, वो डेनमार्क से तल्लक रखता था। ठीक है जी। और इसके दौर के अंदर बहुत सारी यूरोपियन बैटल्स हुई थी। दैट वाज द पीरियड ऑफ द मिलिट्री राइज ऑफ जॉन चर्चिल। अब ये कौन था? लेटर नेम ड्यूक ऑफ मार्बर। ठीक है जी। इसको आपने ऐसे ही प्रोनाउंस करना, माब, माब। आफ्टर अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री एट बिलिनियम इन जर्मनी। ठीक है। ही वॉज एन इंसेस्टर ऑफ विंस्टन चर्चिल। ये तो आपको पता है ना ये कौन था। नन ऑफ एनीज चिल्ड्रन सर्वाइव्ड टू अडल्टहुड, सो इट वॉज नेसेसरी टू रीच बैक इन द genealogy to find a family member who was qualified to take the throne। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। मोनार्की के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आज डिस्कस करें। बिल्कुल, ये एक 30 मिनट का बेशक लेक्चर शॉर्ट था, लेकिन ये चीज़ें समझना ज़रूरी थी। उस दिन भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर हमें इसकी समझ नहीं आई। फिर मैंने एक वैसे आपको लेक्चर सेंड तो किया था किसी का निकाल के, इंग्लैंड का, ब्रिटिश मोनार्की का,
तो वो इंग्लिश में था, थोड़ा सा स्पीड तेज थी तो फिर बच्चों को समझ नहीं आई। तो जो एलिजाबेथ है, ये ट्यूडर फैमिली, उस पर तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। आज के लिए इतना ही है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे। जिसने बच्चे टेस्ट नहीं दिया तो वो टेस्ट को तैयार करे। अगर कोई इसके हवाले से कोई इश्यू है पूछना है तो वो पूछ लें। वैसे मैं जूम पे लेक्चर कम देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों से मैक्सिमम रीडिंग करवाई जाए। ठीक है ना, टीचर होता है गाइड करने के लिए, यहाँ चीज़ों को जो कंफ्यूजन जहाँ पे उसको क्लियर करने के लिए। तो स्टूडेंट अगर कामयाब होता है तो वो डिपेंड करता है उसकी कंसिस्टेंसी पे, वो कितना रीड करता है, कितना स्टडी करता है। मैं जितना मर्जी पढ़ा लूँ, पढ़ना तो आपको फिर भी है। लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, चीजें मैं बता रहा हूँ, इसलिए आसान लग रही होंगी आपको, लेकिन अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये आपको भूल जाएगा। जेम्स वन जो था ना बच्चे, जेम्स वन तो वो एक लिटरेरी फिगर था। ठीक है, एक मैन ऑफ लेटर्स था, पढ़ा लिखा था। और उसने बाइबल को भी जो है वो एक नई शेप दी। ऑथेंटिक बाइबल जो है उसको उसने कंपाइल करवाया 47 स्कॉलर से। और दूसरी तरफ वो थोड़ा सा गवर्नेंस के हवाले से ना कहीं उसके अंदर काफी ज्यादा कमियां बेशियां थी। जैसे कि पार्लियामेंट होने के बावजूद वो जो गवर्नमेंट के फॉरेन अफेयर्स होते हैं ना, तो वो उसको अकेला ही डिसीजन ले लेता था। तो बहरहाल कुछ ना कुछ वजूहात पर उसको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। वाइज फूल कह लें आप। ठीक है, यही दुआ आपका क्वेश्चन था ना, क्लियर हो गया। किसी बच्चे का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें।